तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं मेरे बचपन के दिन। इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तैयार कर लिया था और आज दूसरा पार्ट जो कि कंक्लूडिंग है। मेरे बचपन के दिन ये एक जीवनी है, यानी जिसे वो आत्मकथा कहते हैं। खुद के बारे में लिखी जाने वाली कहानी को आत्मकथा कहते हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह आत्मकथा मेरे बचपन के दिन, उनके प्रारंभिक दिनों के बारे में बताती है कि वो कैसे उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई, कैसे उनके बचपन का परिवेश था, किस परिवेश में वो पली-बढ़ी। तो बाकी का हिस्सा पेज नंबर 71 क्षितिज भाग 1 से है। एक बार की घटना बता रही हैं महादेवी वर्मा, कह रही हैं कि मैं किसी कवि सम्मेलन में गई थी और वहाँ मैंने कविता का पाठ किया। इनाम के तौर पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बहुत नक्काशीदार, उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाया गया था चारों तरफ, बाहरी हिस्से में, सुंदर सा था। उस दिन सुभद्रा जी नहीं गई थी हमारे साथ। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलनों में। मैंने उनसे आकर कहा, "देखो, देखो दीदी, मुझे यह मिला है, यह कटोरा मिला है।" सुभद्रा जी ने कहा, "ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब तो तुम एक दिन खीर बनाओ और उसी कटोरे में मुझे परोस कर खीर खिलाओ।" मैंने कहा, "ठीक है।" इसी बीच में हुआ ये कि आनंद भवन के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था। तो आगे जाकर वो कांग्रेस के मीटिंग-वीटिंग करने का स्थान बन गया। आनंद भवन में बापूजी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से, सारी लड़कियों का, पढ़े-लिखे लोगों का ये एक स्वभाव था उस समय कि जब कभी भी ऐसा लगता था कि बापूजी इस शहर में या इस गाँव में आने वाले हैं, तो सारे बच्चे, सारे लोग अपने-अपने पॉकेट मनी से 1-2 पैसे बचाते थे और जब पैसा बड़ा हो जाता था अमाउंट, तो बापूजी आते थे तो लोग उनको दे देते थे, देश की सेवा में। तो हमने 1-1 2-2 आने जो बचा के रखे थे, वो बापूजी आते थे, हम उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू के पास मैं गई तो मैंने अपना कटोरा उनको दिखाया ले जाकर और कहा कि कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है बापू। तो कहने लगे, "ज़रा दिखा तो।" मैंने वो कटोरा उनको दिखलाया और वो बोले, "ये दे देगी क्या? बता।" अब कैसे ना करें भई, बापू हैं, राष्ट्रपिता। तो मैंने कहा, "ले लीजिए।" जब लौट कर आई तो हाँ, कटोरा जब दिया तो दुःख इस बात का ये नहीं था कि कटोरा दे दिया। दुःख इस बात का था कि कटोरा दिया तो कम से कम बापूजी को ये तो कहना चाहिए था कि बेटी, किस कविता पर तू ये कटोरा पाई थी इनाम में? ज़रा वो कविता सुना। भाई जो कवि लोग होते हैं, गायक होते हैं ना, उनको ये इच्छा होती है कि कोई मेरा गाना पसंद करे, कोई मेरी कविता पसंद करे, थोड़ा वाहवाही हो, तालियाँ वगैरह पीटी जाएँ, तालियाँ लगाई जाएँ। तो ये इच्छा थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कि बापू को मैं अपने मुँह से वो कविता सुनाई होती तो क्या आनंद आता। लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दिया। बड़ी दुखी थी मैं। जब घर लौट कर आई तो मैंने सुभद्रा दीदी को कहा, सारी बात बताई कि कटोरा तो गया। सुभद्रा दीदी बोली, "हमको नहीं पता भई, अब चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। फूल एक ठो मेटल है, ठीक है ना? अ, गाँव वगैरह में देखे होंगे, पीतल के जैसा ही लोटा वगैरह बना होता है, बड़ा चमकीला होता है। लेकिन वो थोड़ा पीतल क्या होता है, येलोइश होता है और फूल जो होता है वो थोड़ा येलो का शेड कम होता है, व्हाइट का शेड ज़्यादा होता है। फूल का कटोरा ज़्यादा चमकदार होता है वो, सुंदर सा दिखता है। तो चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ, चाहे पीतल में, हमको नहीं पता, लेकिन खीर तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा। खैर मुझे भी मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। चलो ये बड़ी बड़ी बात है कि बापू ने मेरा कटोरा स्वीकार किया। पूरे देश के राजनेता, ठीक है ना? वो भी राजनीति के नेता नहीं, राष्ट्रपिता। राजनेता बोलना गलत है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। भाई हमसे बड़ी थी, तो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की आई। उस लड़की का नाम था जेबुन्निसा। हमारे कमरे में आकर रहने लगी, मराठी लड़की। अब भाई उस ज़माने में क्या था ना, सांप्रदायिकता नहीं थी। अब देखो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी भाषा-भाषी थी। उनसे मेरा जैसा तालमेल था वैसा जेबुन्निसा से भी था। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। बहुत हेल्पफुल थी। मेरे कमरे में रहती थी, बहुत मेरी मदद करती थी। मेरा मेज़ साफ़ कर देती थी पढ़ने वाला, किताबें मेरी ठीक-ठाक से रख देती थी। इससे हमको बहुत टाइम बच जाता था और मैं कविता में अपना दिमाग लगा लेती थी। अवकाश मिल जाता था, मतलब कविता लिखने के लिए छुट्टियाँ मिल जाती थी, टाइम मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली-जुली हिंदी बोलती थी।
जैसे होता है ना, कई बार हम लोग बंगला बोलने का कोशिश करते हैं, तो हिंदी मिला हुआ बंगला बोलते हैं। बंगाली व्यक्ति जब कोई हिंदी बोलता है, तो वह हिंदी मिला हुआ व्यक्ति बंगला बोलता है। तो वो भी बोलती थी हिंदी मिली-जुली मराठी। मैं भी उससे कुछ-कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जीनत बेगम उनका नाम था। उस्तानी, ठीक है ना? जैसे ये एक ठो संप्रदाय हो गया, ठीक है ना? तो जेबुन जब इकड़े-तिकड़े या लोकर-लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वह तुरंत टोकती थी, "वाह! देसी कौवा मराठी बोल। देखो, देखो कैसे बोल रही है इकड़े-तिकड़े लोकर-लोकर ऐसा बोल रही है, देखो। देसी कौवा मराठी बोल।" ऐसा बोलती थी उस्तानी जी, उसको टोकती थी। जेबुन कहती थी, "नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है।" ऐसा बोलती थी। देसी कौवा मराठी बोल सुनने पे वो कहती थी, "नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा है, मराठी बोलता है।" जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। मराठी महिलाएँ जैसे बॉर्डर वाला, पतला बॉर्डर वाला साड़ी पहनती, वैसे वो भी पहनती थी और मराठी बोलती थी और कहती थी, "हम मराठी हूँ, तो मराठी बोलेंगे।" ऐसा उसका टोन होता था। हुँ। उस समय मैंने यह देखा है कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता जैसे आजकल हो गई है ना? हिंदू कट्टर हिंदू हो गया है, मुसलमान कट्टर मुसलमान हो गया है। अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति से लोग प्रेम या भाईचारा का व्यवहार ना के बराबर रखने लगे हैं। इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। अपने-अपने संप्रदाय के लिए लड़ना, खून बहाना दूसरे संप्रदाय का। तो उस टाइम में ये सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थी, वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी, वे बुंदेली भी बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। आपस में बुंदेली बोलती थी, ठीक है ना? बुंदेल कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिला के बनाया हुआ एक जगह है, जिसमें अधिकांश जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपस में बुंदेली बोलती थी, ठीक है ना? जो अवध की हैं, वो आपस में अवधी बोलती थी। लेकिन हम सब पढ़ते थे हिंदी, एक जैसे थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, हम लोग उर्दू भी पढ़ाए जाते थे भाई, हम लोग पढ़ते थे उर्दू। बुंदेली है तो क्या हुआ? अवधी है तो क्या हुआ? उर्दू पढ़ो। परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक साथ खाते थे। अब सांप्रदायिक होगा तो एक साथ नहीं खाएगा। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, सांप्रदायिक होगा तो नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। मुसलमान बोलेगा हम हिंदू वाला प्रार्थना नहीं करेंगे, हिंदू बोलेगा मुसलमान वाला प्रार्थना नहीं करेंगे। कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला। विद्यापीठ, बड़ा इंस्टीट्यूट, ऊँची पढ़ाई का। वहाँ जब आई तब तक मेरे बचपन वाला ही क्रम चलता रहा। कभी-कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं, आप लोग के साथ भी देखे होंगे, बचपन का कोई न कोई हैबिट ऐसा होता है, जो हम बड़े हो जाते हैं तब तक रहता है, हमारे साथ चलता रहता है। जैसे रूम के अंदर घुसो तो चप्पल खोल के घुसो, फ्लैट के अंदर, घर के अंदर जब घुस रहे हो, ठीक है ना? ये सब एक संस्कार है, बचपन में सिखा दिए माता-पिता तो। बड़े हैं, उनका पैर छूना, प्रणाम करना, ये बचपन का संस्कार है। बचपन का एक और भी संस्कार था हमारा कि हम जहाँ भी रहते थे, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। मतलब हम लोग जहाँ रहते थे, वहाँ हम लोगों ने एक संस्कार सीखा। जवारा एक प्लेस है, नगर है, जो मध्य प्रदेश के एक जिले में पड़ता है जवारा। तो वहाँ के एक बड़े नवाब थे। उनकी नवाबी तो छिन गई। नवाब एक तरह का राजा-महाराजा जैसे ही जीवन यापन करते थे पुराने ज़माने में। बहुत बड़ा उनका एरिया होता था, ज़मीन जायदाद होता था। उनके अपने गार्ड्स और सिपाही होते थे। तो उनकी नवाबी तो छिन गई, लेकिन बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। जिस बंगले में रहते थे, उसी के कंपाउंड में हम लोग रहते थे। उनकी पत्नी जो थी बेगम साहिबा कहती थी, "हमको ताई कहा करो बच्चियों।" हम लोग बड़ी हो गई थी, तब हम लोगों को बेगम साहिबा ने कहा कि हम लोग को ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे, बेगम साहिबा को, जवारा के नवाब की पत्नी को। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे और उनके बच्चे हमारी मम्मी को चच्ची जान कहते थे। हम लोग उनको उर्दू में ताई कहते थे। सॉरी, उर्दू में नहीं, ताई तो हमारी भाषा है। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। कितना मेल सोचो हिंदू मुस्लिम में। उनका एक लड़का था, उसको राखी बाँधने के लिए वे कहती थी, ताई जान जो थी बेगम साहिबा, वो कहती थी कि मेरे लड़के को तुम लोग राखी बाँधा करो, ठीक है? भाई है तुम्हारा, हम लोग चाची हैं ना तुम्हारे, भाई को राखी बाँधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उन उसको पानी भी नहीं देती थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी। कहती थी कि बहनें आएँगी ना राखी बाँधने, पानी नहीं पिएगा तू। सोचो मुसलमान होकर राखी बँधवाती थी अपने बेटे को।
और उनका लड़का भूखा बैठा रहता था। ये देखो ये संस्कार। और राखी बँधवाने के लिए फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे, भाई राखी बाँधते थे तो उसके बदले में कुछ मिलता था, इनाम वगैरह। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी हरे कपड़े बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो, वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वो एक कपड़े-वपड़े लेकर आई। भाई होता है ना, बहनें लोग जो होती हैं वो कपड़ा-वपड़ा लेके जाती हैं अपने भाई के बाल-बच्चे होने पर। तो वो मेरे पापा को एकदम भाई ही मानती थी, पूरा अपना सगा भाई। तो हम लोगों का एक छोटा भाई हुआ तो आई कपड़ा-वपड़ा लेकर और हम लोग से बोली कि जाकर बोल देना भाई साहब से कि शाम को मैं आ रही हूँ, सब सामान-वामान लेकर मिलने के लिए भाभी से, भैया से। हमारा नेक तैयार रखें। नेक मतलब बहनों को जो दिया जाता है, भाई देता है, कुछ पैसा, टोकन ऑफ लव, रिस्पेक्ट, वो देता है। तो कपड़े-वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। ये यूपी बिहार का कल्चर है, सुने होंगे तुम लोग, मध्य प्रदेश, यूपी बिहार में जो महिलाएँ होती हैं, उनको दुल्हन बोला जाता है, बुढ़ापे तक बोला जाता है, दुल्हन, ठीक है ना? बुड्ढी हो गई तो भी लोग जो उनसे बड़ी लोग हैं, वो लोग उनको दुल्हन ही बोलते हैं, बड़ी लोग। जैसे 60 ईयर ओल्ड कोई महिला है, आप 70 ईयर है, तो 70 ईयर वाली बोलेगी 60 ईयर वाले को दुल्हन। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई-चाची नहीं होती हैं, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। नहीं तो 6 महीने तक ताई-चाची पहनाती है। आके मम्मी को बोली, क्या दुल्हन आप भी, हाँ? क्या कपड़ा पहना दी हैं? उसकी ताई-चाची नहीं है क्या? जिसकी ताई-चाची नहीं होती हैं, उन लोग को अपनी माँ का कपड़ा पहनना, माँ के द्वारा दिया हुआ कपड़ा पहनाया जाता है। उसकी ताई-चाची तो है ना, मैं हूँ, मैं तो आई हूँ। तो मैं आई हूँ तो हमारा कपड़ा उसको पहनाइए। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये कहकर, बड़ा सुंदर सा कपड़ा है। मैं अपनी तरफ से इनका नाम मनमोहन रखती हूँ और मेरे भाई का नाम उन्होंने ही रखा मनमोहन। किसने? जवारा के बेगम साहिबा ने, ताई साहिबा ने। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। महादेवी वर्मा के भाई ही थे मनमोहन वर्मा। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दोनों जगह वाइस चांसलर का काम किए। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। उनके घर में अवध चलता था भाई, ठीक है ना? क्योंकि ये जवारा भी मध्य प्रदेश का ही है, एक जगह है जवारा। तो वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। सचमुच में वो सपना ही था, अब ऐसा कहाँ मिलेगा, ठीक? हिंदी को अगर हम लोग राष्ट्रभाषा बना लें और पूरे देश में एक जैसे चला दें, तो पूरा लगेगा ना कि एक देश एक हो गया, ठीक? अब देखोगे जो बंगाल के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो सब अब मतलब बहुत सारा एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा हिस्सा, सभी नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो लोग नहीं मानते हैं। हम लोग हिंदी क्यों बोलें? नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा करने से सांप्रदायिकता भड़कता है। हम भारतवासी हैं, ये फीलिंग्स हर्ट होता है और एक दूसरे से नफ़रत होता है। तो इसी के बारे में वो अपना दुःख ज़ाहिर कर रही हैं। कह रही हैं अब वो सपना सा लगता है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अगर वही सपना फिर से आज सत्य हो जाता, तो भारत की कहानी कुछ और होती आज। आज हम सब एक भारतवासी होते, एक जैसे होते। धन्यवाद।